हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल CEG एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो प्रयोगशाला परिचारक का जो वैकेंसी आया था उसके लिए हम साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें मैंने कक्षा 9वीं के गति चैप्टर से स्टार्ट किया था और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में गति का जो पहला वाला पार्ट है वो हमने देख लिया है। आज हम दोस्तों उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो हम गति में सबसे पहले क्या चीज़ पढ़े थे, इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने गति के बारे में पढ़ा था कि कोई भी वस्तु चल रही है या फिर कोई चिड़िया उड़ रही है तो उसको हम क्या गति कहते हैं। उसके लिए क्या एक अवलोकन बिंदु और उसके लिए निर्देश बिंदु। तो अवलोकन बिंदु निर्देश बिंदु से अपन देखते हैं कि कोई वस्तु गति कर रही है या स्थिर अवस्था में है। उसके बाद हमने पढ़ा था गति कितने प्रकार की हो सकती है। तो रैखिक गति होती है ना, जो एक सरल रेखा में गति करे, और एक अरैखिक गति होती है जो सरल रेखा में गति नहीं कर रही है, मतलब उसकी गति किसी भी दिशा में हो सकती है। और हमने वृत्तीय गति देखा था दोस्तों कि कोई खेल का मैदान है, उसमें अगर कोई खिलाड़ी चारों ओर दौड़ रहा है, एक वृत्त में दौड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे वृत्तीय गति बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने दूरी के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग की लंबाई को हम बोलेंगे दूरी। कोई वस्तु कुछ दूरी अगर कुछ दूरी तय करता है उसी को दूरी बोलते हैं दोस्तों। और उसका हमने मात्रक पढ़ा था, मीटर होता है ना, ऐसा ही पद्धति में मीटर होता है। उसका बड़ा मात्रक किलोमीटर होगा और CGS पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। उसी तरीके से हमने विस्थापन के बारे में पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच मिनिमम डिस्टेंस यानी कि कम से कम दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। कोई वस्तु गति तो कर रही है, गति करते हुए जो उसकी अंतिम बिंदु जहाँ पर वो पहुँचती है, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं विस्थापन। इसका भी हमने मात्रक पढ़ा था। दूरी क्या थी दोस्तों, अदिश राशि थी, और विस्थापन क्या है आपका, सदिश राशि। इसका भी जो मात्रक है वो भी क्या था, मीटर, किलोमीटर, और CGS पद्धति में सेंटीमीटर था। उसके बाद हमने दूरी से चाल को निकाला था और विस्थापन से वेग को निकाला था। चाल क्या था दोस्तों, तो तय की गई दूरी बटा लिया गया समय, तय की गई दूरी या फिर तय की गई दूरी बटा समय अंतराल, तो ये था चाल। औसत चाल हमने यहाँ से पढ़ा था दोस्तों। और वेग हमने और चाल के बारे में पढ़ा। चाल का जो मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड, इसका CGS इसका SI पद्धति में मात्रक है। और किलोमीटर पर हावर ये उसका बड़ा मात्रक हो गया दोस्तों। और सेंटीमीटर पर सेकंड उसका क्या हो जाएगा, CGS पद्धति में मात्रक हो जाएगा। उसी तरीके से हमने वेग के बारे में पढ़ा था। अच्छा, चाल जो था वो भी सदिश राशि था, जैसे दूरी सदिश राशि था। वेग जो था वो अदिश राशि है, जैसे विस्थापन अदिश राशि था। विस्थापन से ही निकल के वेग आता है। वेग के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उसके बारे में भी हमने बेसिक हमने पढ़ा था। उसका भी मात्रक हमने देखा था कि मीटर पर सेकंड सेम रहता है, जैसे चाल का मात्रक है वैसे ही वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर प्रति घंटा उसका बड़ा मात्रक हो गया। और CGS पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इतना हमने पढ़ा था दोस्तों पिछली क्लास में। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे हम तात्क्षणिक चाल एवं वेग के बारे में पढ़ेंगे। तात्क्षणिक चाल क्या हुआ दोस्तों, कि जैसे कोई गाड़ी चलना स्टार्ट की, ठीक है, अब वो चलना स्टार्ट की मतलब वो मान के चलो किसी बिंदु A से किसी बिंदु B तक पहुंचने में यानी कि 50 किलोमीटर चली मान के चलो, तो 50 किलोमीटर को उसने 1 घंटे में तय किया। तो ये जो हम बिंदु A से बिंदु B यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी के लिए हम जो चाल निकाल रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये होगा दोस्तों उसके पूरी लंबाई के लिए चाल होगा। मतलब वो गाड़ी बिंदु A से चलना प्रारंभ करी होगी तो कहीं रास्ते में बीच में गड्ढे भी आए होंगे, कहीं स्पीड ब्रेकर भी आया होगा, तो गाड़ी कभी धीरे हुई होगी, कभी स्पीड हुई होगी, कभी रुकी भी हो सकती है। तो ये हमने बिंदु A से B तक के बीच में जितनी लंबाई है उसके लिए हमने चाल परिकलित किया था, ठीक है। लेकिन तात्क्षणिक चाल क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेकंड में, एक बहुत छोटे से समय में, 1 सेकंड में या उससे भी कम समय में अगर हम निकालें किसी बिंदु पर कि उसकी चाल क्या है, तो वो क्या होगा, उसका तात्क्षणिक चाल होगा। किसी बिंदु पर जैसे मान के चलो गाड़ी जैसे 1 घंटे का उसका ट्रैवल टाइम है, तो उसमें उसने मान के चलो 25 मिनट बज के 1 सेकंड में, ठीक है, अगर वो रुकी हुई है और हम उस टाइम पे अगर उसकी चाल निकालेंगे तो उसकी चाल 0 आ जाएगी।
क्योंकि गाड़ी रुकी हुई है। और अगर वही हम अगर 25 मिनट अगर 30 मिनट बच के 1 सेकंड में निकालेंगे, उस समय मान के चलो गाड़ी की चाल अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस समय उसकी चाल क्या होगी, तात्क्षणिक चाल क्या होगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों तात्क्षणिक चाल यही चीज़ है कि एकदम छोटे से समय में आप अगर उसकी चाल को परिकलित करोगे तो ये होगा तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक वेग से क्या मतलब है दोस्तों, तो तात्क्षणिक वेग भी वही चीज़ है, बस इसमें दिशा जो होता है उसका हमको ध्यान रखना होता है। तात्क्षणिक विस्थापन बटा तात्क्षणिक समय, मतलब एकदम छोटे से समय में छोटा सा विस्थापन। और उसमें क्या था, चाल में एकदम छोटे से समय में जो दूरी होती है, दूरी उसको अपन बोलेंगे छोटे से समय में जो वस्तु द्वारा चली गई दूरी है बटा जो छोटा सा समय, वो होगा आपका तात्क्षणिक चाल। और विस्थापन, बहुत छोटा सा विस्थापन कितने छोटे समय में, तो उसको बोलेंगे दोस्तों हम तात्क्षणिक वेग। इसके बाद दोस्तों हम अगले टॉपिक पर आते हैं, एक समान गति। हमने गति के बारे में पढ़ लिया, चाल के बारे में पढ़ लिया, वेग के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक समान गति के बारे में आते हैं दोस्तों। तो क्या होती है एक समान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या हो जाएगी दोस्तों, एक समान गति हो जाएगी। मान के चलो, मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक बस है, वो 9 बजे से चलना प्रारंभ करती है और 9 से 9:15 तक वो 10 किलोमीटर चलती है। फिर 9:15 से 9:30 तक वो 10 किलोमीटर चलती है। फिर 9:30 से 9:45 वो 10 किलोमीटर चलती है। फिर 9:45 से 10 बजे तक वो 10 ही किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों इसका अगर अपन चाल निकालेंगे तो शुरू के 15 मिनट के लिए वो 10 किलोमीटर चलती है, फिर 15 मिनट के लिए 10 किलोमीटर चलेगी, फिर 15 मिनट के लिए 10 किलोमीटर चलेगी, फिर 15 मिनट के लिए 10 ही किलोमीटर चल रही है। तो दोस्तों इसकी जो चाल होगी वो चारों समय अंतरालों के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। चारों समय अंतरालों के लिए सेम हो रही है। तो ऐसी गतियों को अपन क्या बोलेंगे, एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय अंतरालों में यहाँ पर समान दूरी तय हो रही 10-10 किलोमीटर की, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, एक समान गति हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम एक समान गति को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं। हमको ग्राफ पढ़ना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से आप गति चैप्टर को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो अब हम इसके लिए दूरी और समय ग्राफ हम उसको मतलब खींचेंगे, लेकिन एक समान गति है उसके लिए जो दूरी और समय ग्राफ है, अगर आप समय को x अक्ष पर रखो, दूरी को y अक्ष पर रखो। दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया भी है उसका ग्राफ, है ना। समय को x अक्ष पर रखोगे, दूरी को y अक्ष पर रखो, ठीक है। तो उसकी जो ग्राफ निकल करके आता है वो हमेशा एक सरल रेखा होगा एक समान गति का, ठीक है। जैसे कि आप उसके नीचे स्लाइड में देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है एक समान गति के लिए ग्राफ है, एक समान गति के लिए ग्राफ है, ठीक है। दूरी जो होती है दोस्तों उसको हमने y अक्ष में रख लिया है, समय को हमने क्या कर लिया है नीचे में रख लिया है, यानी कि x अक्ष में रख लिया है। अच्छा, ग्राफ में दोस्तों पैमाना तो आप जानते ही होंगे कि x अक्ष पर जो मतलब उसमें जो खंड खंड बने होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पर 2 मिनट ले लिया है और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को हमने 12 मीटर ले लिया है दोस्तों। तो ये होगा एक समान गति का ग्राफ। उसके बाद दोस्तों इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सरल रेखा होगा। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अच्छा, तो अब हम इसमें एक चीज़ और क्या देखेंगे दोस्तों कि अगर हमको किसी भी दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है, अगर हमको किसी भी दो बिंदुओं के बीच में हमको इसकी चाल परिकलित करनी हो, जैसे इस ग्राफ में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बिंदु A और बिंदु C के बीच में हमको क्या करना है, चाल को परिकलित करना है। कैसे हम चाल को निकाल सकते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, बिंदु A से एक सीधा रेखा x अक्ष की ओर खींचा B तक के लिए, ठीक है। आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। A से B तक के लिए मैंने एक x अक्ष के समानांतर सीधा रेखा खींचा। अब B से C तक के लिए मैंने y अक्ष के समानांतर क्या कर दिया दोस्तों, इसके लिए मैंने सीधा रेखा खींच दिया है, समानांतर रेखा खींच दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि इस A से C के बीच में इसकी चाल क्या होगी, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे दोस्तों। अच्छा देखो, यहाँ पर B और C के बीच की दूरी कितनी है, तो दोस्तों B जो होगा वो 36 पर है, B जो होगा वो 36 पर है। देखते हैं, एक मिनट बता रहा हूँ आपको। B जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, ये 36 पर है B, ठीक है। और जो B जो होगा वो 36 पर है और C जो होगा दोस्तों वो कहाँ पर है, तो 60 पर है। तो दोनों
के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 36 और 60 के बीच में 24 का डिफरेंस, यानी कि 24 मीटर का डिफरेंस है बी और सी के बीच में। अब दोस्तों ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ए और बी के बीच में देखो दोस्तों ये कितना मिनट है, 6 मिनट है, और ये होगा आपका 10 मिनट है, यानी कि 4 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला होगा, इसका चाल या वेग का फॉर्मूला क्या होगा कि S2 माइनस S1, यानी कि दूरियों के बीच का डिफरेंस बोल रहे हैं वहाँ पर। जो बिंदु C पर जो दूरी थी क्या थी, 60 थी, जो बिंदु B पर जो दूरी है वो क्या थे, 36 है। तो S2 माइनस S1 यानी कि 60 माइनस 36 यानी कि कितना आ गया दोस्तों, 24। और T2 माइनस T1 यानी कि समय में जो अंतर, समय अंतराल, T2 कितना था, 10 था, T1 कितना है, 6 है, यानी कि 4 मिनट का अंतराल। तो 24 मीटर का जो वो दूरी तय करेगा 4 मिनट में, तो उसको अपन काटेंगे दोस्तों, तो 6 मीटर प्रति सेकंड उसका चाल आ जाएगा। तो ये उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। किसके लिए, तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच में एक समान गति के लिए जो सरल रेखा जो दिया गया है, उसमें ग्राफ दिया गया है, उसमें अगर किसी दो बिंदुओं के बीच में हमको अगर चाल परिकलित करनी हो, उसके लिए फॉर्मूला ये है S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अगले टॉपिक पर आते हैं, अलग अलग चाल वाली एक समान गति। साफ है दोस्तों कि अब हम यहाँ पर 2-3 ऐसे चाल वाले मतलब एक समान गति के 2-3 ऐसे चाल वाले ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि गति तो एक समान दोनों की हो रही है, लेकिन उन दोनों की अपनी अपनी चाल अलग है। जैसे मैं बोलूँ दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई दो लड़की है ना, एक सृष्टि है और एक दृष्टि है। अच्छा, सृष्टि क्या करती है, नाम दोनों का मैच कर रहा है ठीक है, लेकिन जैसे दृष्टि जो है, दृष्टि क्या करती है कि अपने घर से निकलती है और आधे घंटे में वो अपने स्कूल पहुंचती है। ठीक है, और उसी घर से निकल के दृष्टि जो है क्या करेगी, 20 मिनट में स्कूल पहुंचती है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों की चालें जो होंगी वो अलग अलग होंगी, लेकिन दोनों की जो गतियाँ होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक समान गति होंगी। तो उस कंडीशन के बारे में हमको पढ़ेंगे। अच्छा, असमान गति का हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा एक समान गति के बारे में कि एक समान गति क्या चीज़ है, तो उसकी जो समान समय अंतराल में जो चाल होती है वो क्या होती है, सेम होती है ना समान समय अंतराल में जो चाल होगी वो सेम होगी, समान समय अंतराल में वो दूरी समान ही तय करेगी। तो असमान गति क्या होगी दोस्तों कि वो समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरी गति कर रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई बस है, वो 9:15 में 9 बज के 15 मिनट तक 10 किलोमीटर चल रही है। 9:15 मिनट से 9 बजे तक 30 मिनट तक वो 10 किलोमीटर चल रही है। फिर 9:30 से 9:45 वो 10 किलोमीटर चल रही है, और 9:45 से 9:10 बजे तक अगर वो 10 किलोमीटर चल रही है, तो वो एक समान गति कर रही है, क्योंकि इसकी चालें जो है वो समान है, समान समय अंतराल में वो समान दूरी 10 किलोमीटर का तय कर रही है। लेकिन यहीं पर अगर असमान गति की बात करेंगे तो शुरू के 15 मिनट में अगर मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 10 किलोमीटर चल रही है, फिर बाद के 15 मिनट में वो 6 किलोमीटर चल रही है, फिर बाद के 15 किलोमीटर में वो 15 किलोमीटर चल गई है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये असमान गति हो गई, मतलब समान समय अंतरालों में असमान दूरी उसने तय किया। ठीक है, तो यही है इसका परिभाषा कि ऐसी गति जिसमें चाल बढ़ या घट रही हो, चाल बढ़ या घट रही हो, या फिर जो समान समय अंतराल में उसने दूरी जो है वो अलग अलग तय की हो, तो उसको बोलेंगे हम असमान गति। तो अभी हम अलग अलग चाल वाली एक समान गति उसके बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। तो उसका जो ग्राफ है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था सृष्टि और दृष्टि का, तो उसका ग्राफ है। अब हमको यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो जो ग्राफ बना है दोस्तों सृष्टि के लिए और दृष्टि के लिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सृष्टि और दृष्टि के लिए, ये सृष्टि के लिए ग्राफ बना हुआ है दोस्तों, ये सृष्टि के लिए ग्राफ बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है वो दृष्टि के लिए ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने फिर क्या किया दोस्तों, समय एक्स अक्ष पर समय रखा है मिनट में, दूरी जो रखा है हमने वाई अक्ष पर मीटर में रखा है। ठीक है, सृष्टि जो है वो देखो, अब यहाँ पर से आप समझना दोस्तों, ये ग्राफ बहुत आसान है और समझना है इसमें, क्योंकि इसको एक बार आप समझ गए तो यहाँ से आप इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आसानी से आप बना लेंगे इसको। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि सृष्टि के लिए देखते हैं। सृष्टि ने 0 से चालू किया, उसको ये 72
इन लोग कहाँ पर हैं, तो 72 किलोमीटर की इन लोग की दूरी है, ठीक है, इन लोग की 72 किलोमीटर की दूरी है। तो 0 से उसने चालू किया है और दोनों ने 72 मीटर का दूरी तय की है, ठीक है। अब सृष्टि को कितना टाइम लगेगा दोस्तों, तो इतना टाइम लग रहा है, इतना कितना, यानी कि 6 मिनट लग रहा है, ठीक है। और दृष्टि को वही 72 मीटर की दूरी तय करने में दोस्तों देखो 4 मिनट के 4 मिनट लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उन दोनों की चाल जो है वो अलग अलग होगी, वही बोल रहा था मैं, चालें अलग अलग है लेकिन गति एक समान है। और कैसे हमको पता चलेगा कि गति एक समान है, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों का जो ग्राफ बनता है वो क्या होगा, मतलब ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। सृष्टि के लिए दोस्तों देखो उसका जो ग्राफ है वो क्या है, एक सरल रेखा है। यहाँ से देखो 0 से लेके यहाँ तक उसका ग्राफ सरल रेखा है, इसका ग्राफ भी एक सरल रेखा है ना। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, हम अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें चाल किसका ज़्यादा है ना। देखो सबसे पहले तो हम एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों कि सृष्टि के लिए बात करते हैं, तो सृष्टि के लिए जो कोण है ना, उसका क्या होगा, कम होगा। कोण जो इसका दिख रहा है यहाँ पर, ये कोण कम कोण है, ठीक है। वही दृष्टि के लिए अगर हम बात करेंगे, इसका जो सृष्टि के लिए कोण है वो क्या है, कम है। और वही हम दृष्टि के लिए बात करेंगे दोस्तों, उसका जो कोण है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, ठीक है। अब सृष्टि के लिए कोण कम है तो इसका जो ढलान होगा ये भी कम होगा, और दृष्टि के लिए जो ढलान है उसका ये थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, है ना। अब सृष्टि के लिए उसी तरीके से समझ जाएंगे कि इसका चाल कैसे निकालेंगे। तो इसने 72 किलोमीटर की दूरी तय की, इसने 72 किलोमीटर की दूरी तय की कितने टाइम में, तो 6 मिनट में तय की। 72 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय की। तो चाल क्या होता है कि तय की गई दूरी यानी कि 72 मीटर और लिया गया समय वो क्या है, 6 मिनट, है ना। तो 72 कितना हो जाएगा, 72 मीटर बटा 6 मिनट, 72 मीटर बटा 6 मिनट यानी कि कितना हो जाएगा, कितना मीटर पर सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। सृष्टि की जो चाल हो जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। वहीं दोस्तों दृष्टि के लिए अपन लेते हैं, तो दृष्टि ने इसी 72 मीटर की दूरी को तय करने में कितना मिनट लिया था, 4 मिनट लिया था। तो दृष्टि के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, तो 72 मीटर तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया समय कितना है, 4 मिनट। तो 72 को 4 से काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा, 18 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से दोनों की चालें अलग अलग हैं। एक सृष्टि की जो है वो 12 मीटर पर सेकंड है, दृष्टि की जो है वो 18 मीटर प्रति सेकंड। चालें अलग अलग हैं लेकिन दोनों की गतियाँ एक समान हैं, क्योंकि ग्राफ में इसका सरल रेखा से बना हुआ है, तो हम इसे समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक और ग्राफ है दोस्तों, तो इस ग्राफ में अब आपको औसत चाल निकालना है। हमने औसत चाल के बारे में पढ़ा था कि सभी मतलब जितनी दूरी चली गई है कुल, ठीक है, और सारे समय अंतराल को अगर अपन जोड़ देंगे तो उसका मतलब बटा करेंगे कि तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, ठीक है। तो तय की गई कुल दूरी, अच्छा दोस्तों कितना है तय की गई कुल दूरी, तो देखो यहाँ पर से हम देखते हैं कि दूरी मीटर में यहाँ पर है, दूरी मीटर में यहाँ पर है, तो तय की गई कुल दूरी ये 72 मीटर है, ठीक है। अब लिया गया कुल समय यहाँ पर कितना है, लिया गया कुल समय यहाँ पर कितना है, तो ये आपका 16 मीटर है, 16 मिनट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब अगर हम यहाँ पर 72 बटा अगर 16 कर देंगे, है ना, तय की गई कुल दूरी 72 मीटर और लिया गया कुल समय 16 मिनट। तो दोस्तों जो हमको चाल प्राप्त होगी वो जो एक डॉटेड लाइन से यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन से ये उसके लिए निकल करके आएगा चाल। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है कि जो औसत चाल निकालना है, तो इस ग्राफ के लिए औसत चाल निकालना है। जो ग्राफ टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ना, जो कहाँ से लेके 0 से यहाँ तक, फिर यहाँ से सीधी रुक जाएगी, फिर यहाँ से सीधा, इसके लिए निकालना है दोस्तों, ना कि हमको इसके लिए नहीं निकालना है, ठीक है। जो डॉटेड लाइन है उसके लिए नहीं निकालना है। तो इसके लिए हमको औसत चाल परिकलित करना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे करेंगे, तो हम 0 से लेके 4 मिनट तक जितनी दूरी उसने तय की है, ठीक है, कितनी दूरी उसने तय की है, तो 0 से लेके 4 मिनट तक उसने 24 मीटर की दूरी तय की है, ठीक है। उसके बाद 4 मिनट से 8 मिनट तक वो 24 मीटर पर ही है, वो मतलब वो रुक गई है कहीं। 4 मिनट से 8 मिनट के बीच में 24 मीटर पर ही उसकी रुकी हुई है, 24 मीटर तय करके उसने रुका हुआ है,
ठीक है। फिर 8 मिनट से लेके 16 मिनट तक उसने फिर तय किया दूरी, और वो 24 मीटर से कितना दूर तक पहुंची, 24 मीटर से ये 72 तक पहुंची। यानी कि अब की बार उसने कितना तय किया, अच्छा अब की बार उसने कितना तय किया, तो 24 दूनी 48, 24 48 मीटर उसने तय किया। शुरू में ओ से लेके, ये बिंदु मान के चलते हैं ए, तो ओ से लेके ए यानी कि 0 से लेके 4 मिनट तक उसने कितना दूरी तय किया था, 24 मीटर तय किया था। फिर 4 मिनट से लेके 8 मिनट तक, इसको मान लेते हैं बिंदु बी, कितना दूरी उसने तय किया था, तो उसने 24 मीटर पर 24 मीटर यानी कि उसकी जो गति थी वो रुक गई थी, यानी कि 0 उसने तय किया था दूरी। उसके बाद तीसरा जो दोस्तों 8 मिनट से लेके 16 मिनट तक उसने कुल कितना दूरी तय किया, तो 24 से लेके 72 तक पहुंची, यानी कि 48 मीटर उसने तय किया, 48 मीटर उसने तय किया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 48, यानी कि कुल चली गई दूरी 24 + 0 + 48, ठीक है। अब उस नीचे कुल लिया गया समय क्या आएगा दोस्तों, तो शुरू में उसने 0 से लेकर 4 मिनट तक लिया, 4 प्लस उसने फिर 4 से 8 मिनट यानी कि फिर 4 मिनट, और फिर 8 से 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16, यानी कि यहाँ पर 24 + 48 यानी कि 72 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 16, ठीक है। तो आ जाएगा दोस्तों 72 बटे, एक सेकंड दोस्तों, आ जाएगा 72 बटे 16, 72 मीटर बटे 16 सेकेंड, तो इतना मीटर प्रति सेकेंड उसका क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 16 मतलब काटेंगे तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और 3 8 6 32 है ना, फिर कटेगा ये 2 से 9 हो जाएगा, और फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 मीटर प्रति सेकेंड ये उसका औसत चाल निकल करके आएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम अगला टॉपिक में चलते हैं। तो हम असमान गति के बारे में हम जान गए थे कि समान समय अंतराल में अगर वो असमान दूरियां तय करे तो उसको बोलते हैं हम असमान गति। अब उस असमान गति का ग्राफ क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अभी हमने इससे पहले क्या देखा, एक समान गति का ग्राफ देखा है ना। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, असमान गति का हम ग्राफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो इसकी जो इसमें जो ग्राफ बना है दोस्तों, सरल रेखा ना होकर क्या है, सरल रेखा ना होकर क्या है, ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, सरल रेखा ना होकर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो ऐसी मतलब असमान गति के लिए जो ग्राफ होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, सरल रेखा नहीं होगी वो, ठीक है। इसके बाद अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्चुअली में इस जो एग्ज़ाम है परिचारक का, प्रयोगशाला परिचारक का, उसमें सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सीजी बोर्ड का 9वीं और 10वीं का जो सिलेबस है साइंस का, तो पूरे क्वेश्चंस वहीं से उसी के बेस पे बनने वाले हैं करके। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 9वीं और 10वीं की जो किताब है उसमें से आप लोगों को पढ़ाऊँ। और किताबें तो बहुत है दोस्तों पढ़ाने के लिए, और साइंस में इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले मैं उसी को टच करूँ। अगर ये चीज़ें टच हो जाएंगी इसके बाद हम इससे ऊपर लेवल पढ़ सकते हैं, पहले हम इस चीज़ों को टच कर लेते हैं। तो मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस भी निकालता हूँ जिसका हम कम से कम डिस्कशन कर सकें, है ना। तो उसमें क्या चीज़ें आपको और रिवाइंड होती रहेगी, बार बार मतलब आसानी से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों इसी बेस पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, चाल एवं वेग में अंतर। दोस्तों सारी चीज़ें डिस्कशन हो चुकी है, बस इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। चाल एवं वेग में अंतर क्या है, तो दोस्तों चाल के बारे में हमने परिभाषा पढ़ा है कि मतलब चली गई दूरी बटा लिया गया समय, है ना। तो किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को बोलते हैं चाल। और वेग क्या होगा, किसी निश्चित समय में हुआ विस्थापन, उसको बोलेंगे हम वेग। अच्छा चाल जो होगा दोस्तों, चाल जो होगा वो दोनों के लिए मात्रक समान है, क्या है, मीटर प्रति सेकंड, इस एसआई पद्धति में है। और बड़ा मात्रक इसका क्या होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और सीजीएस पद्धति में सीजीएस सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। दोनों के लिए मात्रक समान होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब उसका अंतर, उसका जो परिभाषा में अंतर है उसी से आएगा। अच्छा चाल जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, सदिश राशि है। और वेग जो होगा वो अदिश राशि होगा। चाल क्यों सदिश राशि, मैंने आपको बताया था कि वो दूरी से निकल कर के आया है, दूरी भी अदिश राशि है
तो चाल भी अदिश राशि होगा। वेग जो है वो विस्थापन से निकल करके आया है, विस्थापन जो है वो अदिश राशि है, सदिश राशि है, तो चाल जो होगा वो भी सदिश राशि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत चाल व वेग का परिमाण बराबर होगा। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें वस्तु का औसत चाल व वेग का परिमाण बराबर होगा। तो दोस्तों जब कोई वस्तु है ना, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे और उसका समान विस्थापन भी हो जाए, ठीक है, तो होगा इस कंडीशन में औसत चाल और औसत वेग, ये दोनों क्या हो जाएगा, उसका परिमाण बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई वस्तु जो है वो मान के चलो एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, अब वो किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक उसने चला, ठीक है, 50 किलोमीटर की उन दोनों के बीच की दूरी है और उसको 1 घंटे में चला, तो उसकी चाल भी क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और वेग भी क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। अब अगर वस्तु बिंदु बी से बिंदु ए वापस आती फिर से मान के चलो, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी 50 + 50, वापस आई दोस्तों उतनी दूरी, तो 50 + 50 किलोमीटर बटा लिया कितना समय, 1 घंटे लिया तो 2 घंटे, तो 50 + 50 यानी कि 100 किलोमीटर उसने चला, लिया उसने 2 घंटे लिया, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। लेकिन वेग, अब वेग कैसे दोस्तों, विस्थापन कितना हुआ, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक उस वस्तु ने चला और बी से वापस उस ए पर आ गई, यानी कि उसका विस्थापन तो 0 हो गया ना, वो जहाँ से चलना प्रारंभ की थी आखिरी में घूम के वहीं पर आ गई, तो उसके द्वारा चली गई दूरी, चली गई विस्थापन, उसका विस्थापन कितना है, विस्थापन तो उसका 0 है, तो विस्थापन 0 है बटा लिया गया समय 2 घंटे, तो 0/2 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही मतलब जो आंसर मैंने बताया कि ऐसी एक ही स्थिति है जब वस्तु एक सीधी रेखा में ही गमन करे और समान दूरी तय करे, दूरी उतना ही रहे, उसका विस्थापन भी उतना ही रहे, समय तो समान ही रहेगा, दूरी और विस्थापन उसका एक ही रहे, ठीक है, तब क्या होगा, उसका परिमाण बराबर होगा। एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ, दोस्तों ये अच्छा चीज़ है, ग्राफ आप अगर एक बार सीख जाएंगे ना दोस्तों, तो उसके बाद आपको गति चैप्टर में कुछ भी परेशानी नहीं है, बहुत आसान है चैप्टर एकदम। एक समान गति के बारे में पढ़ा दोस्तों कि समान समय अंतरालों में वो क्या कर रही है, समान दूरी तय कर रही है, तो उसमें हमको वेग समय ग्राफ रखना है। अब वेग समय ग्राफ कैसा होता है दोस्तों, जब भी हमने अभी ग्राफ के बारे में पढ़ा, हमने एक्स अक्ष पर समय को रखा था, वाई अक्ष पर दूरी को रखा था, तो दोस्तों अब हमको यहाँ पर समय को एक्स अक्ष पर रखना तो ठीक है, वाई अक्ष पर हमको वेग को रखना होगा, ठीक है। अगर वाई अक्ष पे हम अगर वेग को रखेंगे, एक्स अक्ष पर अगर हम चाल को रखेंगे, समय को रखेंगे, तब हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो उसको बोलेंगे एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। दोस्तों मैं एक आपको यहीं पर बता के बनाना चाहता हूँ, बट बता रहा हूँ, कोशिश करना समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या रखा, समय को रखा, एक्स अक्ष में समय को रखा, वाई अक्ष में दोस्तों मैं वेग को रखूँगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक समान गति, ठीक है, एक समान गति बोल रहा है। अच्छा वो बस वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें वो 10 किलोमीटर की जो दूरी हो 15 मिनट में वो तय कर रही है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को बनाने के लिए दोस्तों मेरे को यहाँ पर समय के लिए 15 मिनट के अंतराल को ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये हर जो अंतराल है दोस्तों 15 मिनट का, ये 15 है, ये दूसरा वाला 30 होगा, तीसरा वाला 45 होगा और चौथा वाला 10 बज गया, ठीक है। वाई अक्ष में क्या है दोस्तों, मेरे को क्या करना है, तो हर इसको मैं क्या लेता हूँ, इसका जो इकाई लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ, फिर ये इसके बाद ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वेग यहाँ पर क्या है, एक समान है। कितना वेग था, पहले 15 मिनट के लिए 10 उसका वेग था, है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 10/15 मिनट को अपन 1/4 घंटा बोलते हैं, 4 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं इसको 15 ना करके इसको मैं 10 का ले लेता हूँ दोस्तों, तब ठीक रहेगा। जैसे इसको मैं 10 ले लेता हूँ, इसको मैं 10 ले लेता हूँ, ये 20, ये 30 और एक आगे ऊपर में दोस्तों ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो लास्ट वाला होगा ऊपर में वो 40 हो जाएगा।
तो दोस्तों ऊपर में जो 40 है तो इसका वेग समान समयों के लिए क्या था दोस्तों, वेग इसका नियत था। ठीक है, समान समय के लिए इसका वेग क्या था, नियत था। तो इसके लिए जो दोस्तों ग्राफ बनेगा, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा दोस्तों वो कौन सा ग्राफ बनेगा, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा दोस्तों वो बनेगा, एक सेकेंड दोस्तों, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा ग्राफ, ये एकदम सीधा रेखा, वो भी एक्स अक्ष के बराबर में, ये इसके लिए ग्राफ बन जाएगा। ये जो नीली रेखा मैंने खींची है वो उसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ ये ऐसा करके एक सीधी रेखा बन जाती है, ऐसा सीधी रेखा, ये हो जाएगा दोस्तों वेग समय ग्राफ। ठीक है, एक समान गति के लिए। इसके बाद दोस्तों अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों थोड़ा दिवाली का माहौल चल रहा है, थोड़ा सा पटाखा फूट रहा है आसपास, तो अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा होगा दोस्तों तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए, मतलब अभी थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि बस 1-2 दिन का बात है बस, वो मतलब उसके बाद तो ऐसा कुछ पटाखा फूटने का नहीं रहेगा। तो बीच बीच में कभी कभार पटाखे फूट जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर अपन पढ़ते हैं इसके बाद अगला टॉपिक त्वरण के बारे में दोस्तों। तो हमने दूरी से चाल तक पहुंचा, विस्थापन से वेग तक पहुंचा, अब वेग से हम पहुंचेंगे दोस्तों त्वरण तक पहुंचेंगे। ठीक है, त्वरण भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक त्वरण तो ठीक है, दूसरा मंदन, दूसरे को मंदन बोलेंगे। ठीक है, त्वरण क्या चीज़ है, तो अभी वेग है, जैसे मान के चलो अभी हमने एक समान गति के बारे में पढ़ा, जहाँ पर दोस्तों क्या था, वेग जो था वो क्या था, नियत था। ठीक है, वेग जो था वो नियत था। उस बस के लिए मैंने क्या बताया था कि 10-10 की दूरी तय कर रही तो उसका वेग कितना निकला, 40 किलोमीटर प्रति घंटा पहले 15 मिनट के लिए, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे 15 मिनट के लिए, फिर तीसरे 15 मिनट के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो उसका वेग जो था वो दोस्तों नियत था। ठीक है, लेकिन अगर उसका वेग नियत नहीं रहता, जैसे हमने दूसरा केस बताया था कि जो बस है वो अगर पहले 15 मिनट में 10 किलोमीटर चले, फिर दूसरे 15 मिनट में 9 किलोमीटर चले, फिर तीसरे 15 मिनट में 8 किलोमीटर चले, चौथे 15 मिनट में 7 किलोमीटर चले, तो दोस्तों अब यहाँ पर वेग उसका अलग अलग निकल करके आएगा। जैसे पहले 15 मिनट के लिए उसका वेग क्या निकल करके आ रहा है, तो 10 × 4 कर लेते हैं, यानी कि 10/1/4, 4 ऊपर चले जाएगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का निकला। दूसरे 15 मिनट के लिए उसका वेग कितना होगा, 9 नीचे से 4 ऊपर आएगा तो 9 चौक 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे के लिए 8 है तो 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथे वाले के लिए 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चारों अलग अलग 15 मिनट के जो अंतराल है उसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसका क्या निकला, वेग निकल करके आया। तो दोस्तों त्वरण बेसिकली उसका परिभाषा वही है कि वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं हम लोग त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, एक समान गति हो रही थी वहाँ पर वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा था, 40-40-40-40 था। अब यहाँ पर दूसरे कंडीशन में 40, 36, 32, 28 है, तो वेग में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी दर मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय, जितने समय में जितना वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को बोलते हैं त्वरण। ठीक है, अब ये त्वरण जो है वो 2 प्रकार के होंगे दोस्तों, एक त्वरण होगा एक मंदन होगा। त्वरण कब बोलेंगे, अगर वेग में परिवर्तन धनात्मक हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। अगर वेग में परिवर्तन ऋणात्मक हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे मंदन। अच्छा, कैसे समझेंगे दोस्तों इसको एग्जाम्पल से, तो देखो त्वरण जो होता है, जैसे कोई गाड़ी चलना स्टार्ट की, अब वो आगे बढ़ेगी दोस्तों तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, वेग लगातार बदल रहा है उसका, है ना। तो यहाँ पर वेग उसका लगातार बदल रहा है तो ये धनात्मक त्वरण है। ठीक है, पहले वाले समय में जैसे अगर पहले वाले सेकंड में उसका वेग अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा का था और 5 सेकंड के बाद उसका अगर वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो क्या हो जाएगा, वेग लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि अब अगर गाड़ी जो है वो चल तो रही है वो, फिर अचानक कहीं स्पीड ब्रेकर आने वाला है, ठीक है, तो उसकी अपनी गाड़ी का क्या करेगा, एक्सीलेटर तो वो धीरे करेगा। तो पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रही थी, फिर आने वाले 5 सेकंड के में क्या हो जाएगा, उसका जो वेग हो जाएगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही है ना। तो अब यहाँ पर उसका वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, गिर रहा है। 5 सेकंड में उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गिर चुका है ना। तो ये जो है वो मंदन का कंडीशन है, इसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण भी बोलते हैं, मंदन है, ठीक है।
तो बंधन के बारे में हमने वही पढ़ा कि वेग में ऋणात्मक परिवर्तन की दर। अच्छा, त्वरण जो है दोस्तों, अच्छा विस्थापन से वेग निकल करके आया, दोनों सदिश राशि था। अब त्वरण जो है वो भी क्या होगा दोस्तों, सदिश राशि होगा। त्वरण जो होगा वो सदिश राशि होगा। विस्थापन भी सदिश राशि था, वेग भी सदिश राशि है। विस्थापन से वेग निकला, कैसे निकला, विस्थापन बटा लिया गया समय। अब वेग से क्या निकलेगा दोस्तों, त्वरण निकल रहा है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर बटा लिया गया समय, तो ये भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, देखो वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन ही है ना वो वेग, तो उतना बटा समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा, फिर से समय के लिए सेकंड आ जाएगा। तो त्वरण का जो इसका मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नीचे में सेकंड के ऊपर में स्क्वायर आ जाता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड, कुछ इस तरीके से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा अपन ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का। मंदन का मात्रक भी यही होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदन भी सदिश राशि है, त्वरण और मंदन एक ही प्रकार है, बस उसका धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में उसका अलग अलग चर्चा हो रहा है, बाकी अंतर नहीं है उसमें। अच्छा, त्वरण जो होता है दोस्तों हम लोग उसको ए से शो करते हैं, जो एक्सेलरेटर बोलते हैं हम, वही है त्वरण, तो ए से हम उसको शो करेंगे, इंग्लिश में उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो ए है त्वरण। अच्छा, वेग में परिवर्तन, तो जो देखो अब मैंने भी गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि कोई गाड़ी पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, आने वाले 5 सेकंड में वो क्या करती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ली, मतलब वो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वो मतलब उसका वेग बढ़ रहा है। तो जो दूसरा वाला कंडीशन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वो उसका क्या है, उसका अंतिम वेग है। जो पहला वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटा था वो उसका क्या है, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, अब 5 सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, लिया गया समय है। ठीक है, तो इससे हम त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो अंतिम वेग है दोस्तों उसको हम v से शो करेंगे, अंतिम वेग v से शो करेंगे। ठीक है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जो प्रारंभिक वेग है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हम u से शो करेंगे, उसको हम u से शो करेंगे। और जो लिया गया समय था 5 सेकंड दोस्तों, उसको हम t से शो करेंगे। तो त्वरण के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला हो जाता है a = v - u अपॉन t, a = v - u अपॉन t, v - u बटा t। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मंदन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। त्वरण वेग की विपरीत दिशा में ऋणात्मक है ना, मतलब त्वरण जो है वो वेग की विपरीत दिशा में, वेग की विपरीत दिशा में, वेग होना चाहिए सामने गाड़ी चल रही है उस दिशा में होना चाहिए, लेकिन उस दिशा में वेग ना बढ़ करके क्या हो रही है, पहले 20 हो गई फिर 15 हो गई, तो ऋणात्मक दिशा में आ गई। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको ऋणात्मक भी लेते हैं। अब दोस्तों हम त्वरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ लेते हैं कि त्वरण 2 प्रकार की होती है, एक समान त्वरित गति, असमान त्वरित गति, ये 2 उसके प्रकार हैं। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति किसको बोलेंगे, अगर वेग में जो परिवर्तन की दर है वो समय के साथ नियत है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि 5 किलोमीटर मतलब जो गाड़ी थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को 5 सेकंड में उसने बदला है। ठीक है, फिर अगर अगले 5 सेकंड के लिए वो क्या करती, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 25 में जाती, फिर वो अगले 5 सेकंड के लिए वही करती कि 25 से अगर वो 30 में जाती। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, हर 5-5 सेकंड में उसके वेग में परिवर्तन की दर कितनी है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अगर अगर जो वेग में परिवर्तन की दर है अगर वो भी समय के साथ समान है, तो ऐसी गतियों को हम लोग एक समान त्वरित गति बोलेंगे, क्योंकि उसका त्वरण क्या निकल करके आएगा दोस्तों, 20 - 15 बटा 5 सेकंड के लिए, तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका त्वरण निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति वही है, समय के साथ वेग में परिवर्तन समान हो, वही बोल रहा हूँ कि वेग में परिवर्तन की दर समान हो, वही है। ठीक है, तो उसमें तो इसमें क्या त्वरण जो है नियत रहता है। यहाँ पर मैंने निकाला कि 15 से 20 चली तो भी उसका त्वरण वही था, 20 से 25 चली तो भी उसका त्वरण वही था, और 25 से 30 में भी त्वरण सेम था। दूसरी तरफ दोस्तों असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति किसको बोलेंगे, तो अब यहाँ पर समय के साथ ये फिर वेग में परिवर्तन की दर, जो त्वरण की परिभाषा है ना दोस्तों कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर यानी कि वेग में जो अगर परिवर्तन हो रहा है वो अगर असमान हो,
अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो जिस गाड़ी के बारे में लेता कि पहले गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, अगले 5 सेकंड में वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो अभी यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग में परिवर्तन हुआ 5 सेकंड के लिए। फिर अगले 5 सेकंड में वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। तो अब 5 सेकंड के लिए दोस्तों कितना अंतर आ गया, उसमें वेग में परिवर्तन कितना हो गया, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आ गया। फिर अगले 5 सेकंड के लिए वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ ले, तो इसका वेग में परिवर्तन कितना आ गया, 35 माइनस 25/10, 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शुरू में 4 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका वेग परिवर्तन हुआ, फिर सेकंड वाले के लिए कितना हुआ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग परिवर्तन हुआ, उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए वेग परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका वेग में समान परिवर्तन, वेग में परिवर्तन समान नहीं हो रहा है, उसमें अलग अलग परिवर्तन हो रहा है। शुरू के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेग में परिवर्तन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, असमान हो जा रहा है। तो ऐसी गतियों को हम क्या बोलेंगे, असमान त्वरित गति। त्वरण यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है उसका, ठीक है। तो असमान त्वरित गति बोलेंगे, समय के साथ वेग में परिवर्तन असमान, ठीक है। अब यहाँ पर जो त्वरण निकल करके आएगा ठीक है, पहले में क्या हो जाएगा, त्वरण जो था वो निकल कर, पहले में जो त्वरण जो था एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण जो था वो नियत था, ठीक है। अब इसमें जो है वो त्वरण जो है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है, मैंने आपको बताया अभी। तो ये था दोस्तों असमान त्वरित गति। और आज के जो लेक्चर है उसमें आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसके बाद हम अगला लेक्चर लेकर के आएंगे, उसमें ये गति का जो पूरा टॉपिक है उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास मैं करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आपको अलविदा। अगले वीडियो को पसंद आए तो आप उसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों चैनल को, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही बस।